A very warm welcome to everyone who's tuned in today for day 3 of Community Day 2021. Every year, to celebrate the spirit and philosophy of Dr. Ambedkar, all ATLs would come together and open up their doors to interested students, teachers, and parents from the nearby schools and the neighboring villages. This was done to explore tinkering and the potential of innovation. We wanted to cherish and uphold the spirit of inclusivity and community, even in a difficult time such as the COVID-19 pandemic. For the first time ever, we are celebrating 3 days of community drive, which are packed with fun live sessions where all students of India can make hands-on products from their homes with the help of our expert speakers, get inspired by exemplary innovators from across India who have achieved various accolades in their respective fields, and be a part of this humble initiative to take innovation to each and every child of India. So good evening to all of you, and today this is the last session of the ATL Community Day, but definitely not the least. मेरा नाम मोहना जोगेश्वर है और मैं अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग टीम से हूँ। आज हमारे साथ एक काफी स्पेशल पर्सनालिटी है जिनका नाम महेंद्र बिताले है। इनकी एक काफी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रही है मेकिंग और इनोवेशन और टिंकरिंग के साथ, बट मैं इनको एक स्पेशल वीडियो के द्वारा इंट्रोड्यूस करूंगा। ये महेंद्र पिताले की बाइक है। इसकी और मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है। एक दिन महेंद्र भाई इसे यहाँ छोड़ के ट्रेन से निकल गए। दोस्त लोग कहते थे कि ये बाइक नहीं मिशन है। मैंने कहा अब जो भी है मुझे पूरा तो करना है। क्लच को लेफ्ट से राइट में बिठाना था। अभी क्या है, एक चीज बदलो सारा सिस्टम चेंज हो जाता है। टाइम लगा पर हो गया। जब महेंद्र भाई आए तब उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। डॉक्टर लोगों ने हाथ तो जोड़ दिया था, मुझे दिल जोड़ना था। सुपर मैकेनिक अब्दुल ने महेंद्र की बाइक को उनके नकली हाथ के मुताबिक बनाकर उन्हें फिर से बाइक चलाने का कॉन्फिडेंस लौटाया है। अच्छा लगा होगा। और जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक बाइक का क्लच और ब्रेक्स एक ही साइड पे है, और ये क्यों है उसकी एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और महेंद्र जी अपने इस इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में शेयर करने वाले हैं। वो ये भी शेयर करने वाले हैं कि टिंकरिंग लैब के आसपास होने से उन्हें कितना फायदा हुआ और वो अपनी लाइफ को कैसे बदल पाए। So over to you, Mahendra ji, and welcome to Atal Innovation Mission's YouTube live session on ATL Community Day. नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र पितले है। मैं फाइन आर्ट डिप्लोमा होल्डर हूँ और मुंबई से। सबसे पहले नीति आयोग की टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे यहाँ पर आमंत्रित करके आप सबसे बात करने का मौका मिला। अब मेरे बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। मेरी जर्नी शुरू हुई ग्लास डिजाइनर के हिसाब से। एक मोड आया मोटर बाइक राइडिंग, और तीसरा अपना प्रोस्थेटिक हैंड बनाने तक का सफर मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। दोस्तों, स्कूल, कॉलेज, फिर जॉब, वो भी अपने पसंदीदा फील्ड का। कुछ नया करना था, स्कल्पचर, कार्विंग करने मजा आता था। मैंने ग्लास डिजाइनिंग क्षेत्र चुना, और पेंटिंग की बैकग्राउंड होते हुए मेरे अंकल मिलिंद पितले, वो एक स्कल्पचर आर्टिस्ट है, मैं उनसे क्ले मॉडलिंग और कास्टिंग प्रोसेस सीखा। उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। कुछ समय उनके साथ गणपति बनाने में उनकी हेल्प करता रहा। अब भी थोड़ा बहुत गणपति पेंटिंग कर लेता हूँ। और आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर के साथ मिलकर कुछ क्रिएटिव काम करने का मौका मिलता था। दोस्तों, क्ले मॉडलिंग, फिर प्लास्टर मोल्ड, फाइबर कास्टिंग, मेटल कास्टिंग की मदद से बहुत सारे आर्टिस्टिक काम किए। उसमें ग्लास कास्टिंग, ग्लास सैंपलिंग कुछ नया प्रयोग था। हम लोग एक्सपेरिमेंट करके ही सीख रहे थे। ग्लास को 800 डिग्री से 1800 टेम्परेचर पे आकार देना अच्छा लगता था, लेकिन फर्नेस से प्रोडक्ट ठंडा होने तक 2-3 दिन भी लग जाते थे। अगर आपने जल्दी बाहर निकाला तो वो टूटने का डर होता था। अब फर्नेस भी हम लोग अपने डिजाइन के हिसाब से बनाने लगे। टेम्परेचर की वजह से फर्नेस का दरवाजा कभी कभी टूट के गिर जाता।
जुगाड़ करके उसको ठीक करते और टेम्परेचर लॉस ना हो ये काम करते। एक काम जरा टेम्परेचर के ऊपर था, काम था जो एक फर्नेस था जिससे हीट इतनी आती थी कि हम लोग उसके सामने खड़ा नहीं रह पाते थे, कपड़े पूरे गीले हो जाते थे, लेकिन फिर भी काम करने बहुत मजा आता था। पेपर पर डिजाइन करने से फाइनल प्रोडक्ट बनने तक चैन नहीं गिरता था। आज भी मेरे बनाए हुए क्रिएटिव आइटम देश विदेश पहुंचे हुए हैं। उसी दरमियान मेरा वर्क देख के मुझे गल्फ कंपनी के साथ काम करने का मौका मिला। उन दिनों ग्लास डिजाइन फॉर्म में थी, इंटीरियर डिजाइनर्स और आर्किटेक्ट लोग ज्यादा पसंद करते थे। तब मैंने मस्कत जैसे कंट्री में एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, फ्यूजन ग्लास। वहां के लोगों को ये कुछ मालूम नहीं था क्या प्रोडक्ट है, तो उनको ये सब समझाया कि ये टेम्परेचर के ऊपर हम लोग फॉर्म को शेप देते हैं और ये ग्लास इंडस्ट्री में एक नया और ज्यादा कमा के देने वाला प्रोडक्ट था। मुझे भी कुछ नया करने की खुशी मिल रही थी। अपना देश में काम करते करते बाहर के देश में काम करना एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा था। 2.5 साल काम करके कैसे निकले पता ही नहीं चला दोस्तों। अब इंडिया छुट्टी पर आया था, वो भी 2 साल का वीजा लगा के, लेकिन घर वालों की ना की वजह से इंडिया में रुकने का फैसला लिया और यहाँ पर सेम फील्ड का जॉब भी मिल गया। और एक दिन कंपनी के काम से थोड़ा जल्दी निकलना पड़ा। फर्स्ट क्लास में ज्यादा भीड़ के कारण मैं बाहर ही दरवाजे पे खड़ा हो गया। वो दिन मैं और शायद ही कोई मुंबई कर भूल सकता है। वो दिन था 11 जुलाई 2006। मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट। 300 से ज्यादा जख्मी और 700 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ये एक टेररिस्ट अटैक था। उन घायलों में से मैं एक। क्या हुआ ये पता ही नहीं चला। धमाका इतना बड़ा था कि ट्रेन से मैं प्लेटफॉर्म पर उड़ गया। आजू बाजू देखा तो दोस्तों मंजर देखने जैसा नहीं था। मैंने आपको ठीक से देखा तो कपड़े ब्लड से भरे हुए थे। मेरा लेफ्ट हैंड के वेन्स और बोन दिख रहे थे। उतने में ब्रिज से कुछ लोगों ने मुझे उठने की कोशिश करते हुए देखा और वो लोग मेरी मदद के लिए आए। कैसे वैसे लोगों की मदद से मैं हॉस्पिटल पहुंच ही गया, लेकिन रात को डॉक्टरों ने कहा कि ज्यादा ब्लड जाने से और वेन्स पूरी तरह डैमेज होने से हाथ कट करना पड़ेगा। मैंने डॉक्टर्स को बताया कि आपको जो बेस्ट ऑप्शन है वो आप कीजिए। और दूसरे दिन मैंने अपना एक हाथ कटा हुआ पाया। बहुत बड़ा आघात था ये मेरे लिए। एक आर्टिस्ट के लिए उसके दोनों हाथ जरूरी रहते हैं। बहुत सारे रिलेटिव, दोस्त, नेबर्स हॉस्पिटल मिलने आते थे, समझाते थे। फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी, शांति से काम लिया, कुछ भी नहीं सोचा। तब मैंने सोचने का बटन शायद बंद ही कर दिया। बस हॉस्पिटल से बाहर निकलने की राह देख रहा था, कुछ नया इनिंग शुरू करने की सोच के साथ। 1 महीना हॉस्पिटल, 2 महीना घर पे स्टिचेस घाव सूखने के लिए। तीसरे महीने से वही कंपनी, वही ट्रेन और वही काम फिर शुरू हुआ। अब लोगों को एक हाथ न होने के कारण मैं कुछ अलग लग रहा था। अरे इससे क्या होगा, ये पहले जैसा काम करेगा या नहीं। मैंने उनकी तरफ ध्यान दिया नहीं, बस अपना काम में ध्यान था। कंपनी वाले को भी फिक्र थी कि अब इससे काम होगा या नहीं, लेकिन मैंने फिर डिजाइन बनाने के लिए कंप्यूटर का सहारा लिया और अपना काम पहले जैसा शुरू रखा। अब बारी थी दोस्तों प्रोस्थेटिक हैंड बिठाने की। प्रोस्थेटिक हैंड की कीमतें आसमान छू रही थी। एक अच्छे प्रोस्थेटिक लेना मेरे बस में नहीं था। मैंने शुरुआत की, मैकेनिकल हैंड लगवाया। मुंबई में ऑटोबॉक कंपनी ने मुझे प्रोस्थेटिक हैंड फ्री दे दिया, लेकिन वो बॉडी पावर था जो वो हाथ से मैं इतना ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं कर पाता था। बोन के ऊपर ज्यादा प्रेशर आता था, लेकिन यही हाथ से सब करने की ठान ली और अपने आप को काम में व्यस्त रखा दोस्तों। फिर कुछ एनजीओ, पॉलिटिशियन, न्यूज चैनल, पेपर मीडिया की मदद से फंड मिला और मैंने
मायोइलेक्ट्रिक हैंड बिठाने का फैसला ले लिया। दोस्तों आज साइंस ने इतनी प्रगति की है तो क्यों ना हम उसका फायदा लें। ये सोचकर इलेक्ट्रिक हैंड लगवाया, इससे मेरे सब काम आसान हो रहे थे। ये एक सपोर्टिव हाथ के जैसा काम करता था। अब मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी। ये हाथ में थोड़ा आपको दिखाना चाहूंगा, मैंने अभी डाला हुआ है वही हाथ। ये हाथ में दो सेंसर होते हैं दोस्तों। लेफ्ट साइड का सेंसर अगर मैं वेंच को टच करता हूं तो हाथ ओपन होता है, और राइट साइड का सेंसर को मैं वेंच टच करूंगा तो हाथ क्लोज होएगा। इसकी कीमतें भी दोस्तों बहुत सारी ज्यादा रहती है, सब जन नहीं खरीद सकते। वो हिसाब से बहुत सारे लोग ये इलेक्ट्रॉनिक्स हाथ के वजह से दूर रहते हैं, और वो लोग बॉडी पावर हाथ से अपना काम चला लेते हैं। अब जो काम मैं पहले नहीं कर पाता था दोस्तों, अब मैं करने लगा, जैसे कि आर्चरी, राइफल शूटिंग, मैराथन, ट्रैकिंग, साइकिलिंग, क्रिकेट, बाइक राइडिंग। ये तो मेरे जैसे अब शौक बन गए थे। कुछ भी करके बाइक चलाना था, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था। क्लच लेफ्ट हैंड से दबता नहीं था। तब मैंने सोचा राइट हैंड से क्यों ना क्लच दबाया जाए। मैंने मैकेनिक की मदद से क्लच को राइट शिफ्ट किया और राइट हैंड से ही क्लच, एक्सीलेटर, ब्रेक देने की प्रैक्टिस शुरू की, और मुझे जम गया। वो दिन मैं बहुत खुश था कि अब मैं बाइक चला पाऊंगा। मैंने वापस मेरी बुलेट राइड शुरुआत की। ज़्यादातर ब्लड डोनेशन, सेव गर्ल चाइल्ड, ऑर्गन डोनेट, वोटिंग अवेयरनेस, आरटीओ रोड सेफ्टी, प्रोस्थेटिक अवेयरनेस, ऐसे कुछ कॉज लेके राइड शुरू हुई। आज तक ये सिलसिला शुरू है, आगे भी रहेगा। आइडियाज, प्लान सबके दिमाग में आते हैं, लेकिन वो एक प्रोडक्ट में बदलने के लिए कुछ समय, रिसर्च के लिए उपयोगी मशीनरी से भरा वर्कशॉप, कुछ टीम मेंबर्स जो आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हो, और थोड़ा पैसा भी जरूरी है। कुछ लोग पैसा न होने के कारण से अपने में हुनर होके भी पीछे रह जाते हैं। इसी तरह दोस्तों मुझे अपना खुद का प्रोस्थेटिक हैंड बनाना था, लेकिन बैकअप नहीं था। कुछ दोस्तों की वजह से मुझे मेकर एस्लम से जुड़ने का मौका मिला। ये एक ऐसा लैब था जहां तोड़ फोड़ के कुछ अलग चीजें बनाते थे। ये लैब देख के मुझे लगा कि जो चीज मुझे चाहिए थी, जो जगह चाहिए थी, वो मुझे मिल गई, और मैं बहुत खुश हो गया कि मेरा सपना अब शायद साकार हो सकता है। वहां पे मुझे टूल्स, इक्विपमेंट, मशीनरी, क्रिएटिव टीम के साथ प्रोस्थेटिक हैंड बनाने का चांस मिल गया। अपना कुछ शेयर करने का, कुछ नया सीखने को मिल रहा था। दोस्तों मैं डिजाइन बनाने के लिए ऑटोकैड, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप का इस्तेमाल करता था। उसका मुझे यहाँ फायदा हुआ। सबसे पहले स्केचेस बनाए, फिर 3D सॉफ्टवेयर से डायमेंशन के साथ ड्राइंग बन गया। कभी कभी 3D स्कैनर भी उपयोग में लेते हैं। दोस्तों 3D प्रिंटर एक प्लास्टिक केबल पिघल कर लेयर वाइज एक फॉर्म बनाता है। हम ये प्रोडक्ट होलो या सॉलिड भी बना सकते हैं। इसमें जरा भी वेस्टेज नहीं होता है, और प्रोडक्ट आप डायरेक्टली यूज में ले सकते हैं। ये 3D प्रिंटिंग की विशेषता है, और एक एक पार्ट जोड़ के हम लोग बड़ा प्रोडक्ट बना सकते हैं। बस अब वो जोड़ने की बात होती है कि आपका प्रोडक्ट रेडी। मेरे ख्याल से 3D प्रिंटर आने वाले दिनों में घर घर में होगा। दोस्तों लोग घर में ही चम्मच से लेके आर्टिफैक्ट्स तक घर में ही बना सकते हैं। उनको मार्केट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अब तो रिसर्चर लोगों ने 4D और 5D प्रिंटिंग तक पहुंचे हैं। सोचो जरा क्या होगा वो प्रोडक्ट। उन दिनों IIT पवई और फ्रांस के कुछ स्टूडेंट्स और रोबोटिक इंजीनियर के साथ मिलकर मेरी टीम ने 3D प्रिंटर की मदद से 2 हाथ बनाए। हम कामयाब रहे। ये दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। जब आप कामयाब होते तो आपको एक खुशी होती है। एक अच्छा एक्सपीरियंस था। अपने आइडियाज, बाकी के लोगों के आइडियाज कैसे होते हैं, काम करने का तरीका, परफेक्शन, अगर हम कहाँ अटक गए तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है, ये सब मुझे सीखने और देखने मिला। और उनसे उनका काम करने का तरीका, वो लोग एक बार ठान लेते कि कोई चीज बनानी है तो उसके बगैर वो पीछे नहीं हटते, बना के ही रहते। वही आदत मैंने उनसे सीख ली और मैं भी वैसे ही अपने आइडियाज को लेके काम करने लगा। एक टीम वर्क के बगैर पॉसिबल नहीं है। और एक बात, कुछ नहीं तो गूगल सर्च तो है, यहाँ पे आपको सभी तरह की जानकारी मिल जाती है। सर्किट बोर्ड, सोल्डरिंग, स्विचेस, बैटरीज, वेस्ट में से बेस्ट कैसे बनाना, ये ज्ञान कुछ ज्यादा ही यहाँ मिल गया। काम करने का अलग ही माहौल था यहाँ। उसमें से दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, मैंने फोन पे बात करने के लिए हाथ बनाया। हर टाइम पे मेरे जब भी खाली रहता हूं तो मेरा हाथ राइट हैंड से मैं फोन पकड़ता था। मुझे कुछ भी हाथ से एक्सरसाइज करना है या कुछ पकड़ना है तो मैं नहीं कर पाता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक फोन पे बात करने वाला हाथ बनाए। और मैंने 3D प्रिंटिंग की मदद से वो हाथ भी बना दिया, जो आप देख रहे हैं अभी फोटो में। दोस्तों ये हाथ इतना फेमस हो गया कि फ्रांस में एक रोड डिस्प्ले में मेरा फोटो लग गया था, डिजिटल डिस्प्ले के रूप में। मेरा दोस्त निको है, उसने उसके साथ अपना फोटो भी निकल के मुझे सेंड कर दिया। मुझे बहुत खुशी हुई कि अपना बनाया हुआ हाथ आज फ्रांस तक पहुंच गया। दूसरा एक हैंड था मायो हैंड, जो सेंसर से ओपन क्लोज होता है। जब मैं लेफ्ट हैंड के सेंसर को वेंस को टच कर दो ओपन, राइट को वेंस को टच कर दो क्लोज होता था। और उसकी ग्रिप भी मजबूत थी। इसी तरह ये 2 हैंड प्रोस्थेटिक बनाने में हम लोग कामयाब रहे। दोस्तों अभी भी रोबोटिक्स इंजीनियर रिसर्चर्स के साथ मिलकर एक सस्ता प्रोस्थेटिक हैंड बनाने के काम में जुड़ा हूं। मैं कभी कभी प्रोस्थेटिक रिसर्चर के लिए टेस्टिंग पायलट का भी काम करता हूं और उनको फीडबैक देके एक अच्छी प्रोस्थेटिक बनाने में उनकी मदद करता हूं। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, एक दिन अपना भी आएगा। ऐसा सोच के आगे बढ़ते रहता हूं। बाकी समय दोस्तों मेरे जैसे हादसों में हाथ पैर गंवाने वाले को मिलता हूं, उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकलने में उनकी मदद करता हूं, प्रोस्थेटिक के बारे में उनको बताता हूं। और आज मैं इसमें से बाहर निकला हूं, आप भी काम के लोगों और कामयाब हो। आप फोटो में देख रहे लेफ्ट साइड में एक विक्टिम है बेड के ऊपर, जिसको मैं मेरा हाथ दिखा रहा हूं। दोस्तों उसके दोनों पैर ट्रेन एक्सीडेंट में चले गए थे और वो किसी स्पॉन्सर की तलाश में देख रहा था और कोई स्पॉन्सर उसको हॉस्पिटल मिलने आने वाला था। और मैं उसके सामने खड़ा हो गया तो मुझे उसने अब्बास भाई समझ के बिठा दिया और मेरे से बात करने लगा। तब मैंने उनको बोला कि मैं अब्बास भाई नहीं हूं, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरे में कुछ कमी दिख रही है क्या आपको? तौफिक ने मुझे बोला कि नहीं, आप में कुछ कमी नहीं दिख रही, आप एकदम मस्त दिख रहे। तब मैंने उसको मेरा हैंड दिखाया और दिखाया कि ये प्रोस्थेटिक हैंड है। मेरा भी ऐसे एक एक्सीडेंट में हाथ चला गया था और मैं आज मेरी जिंदगी इससे पूरी तरह से चला रहा हूं। आप भी हॉस्पिटल में से बाहर निकलो। उसको मैंने कुछ वीडियोस दिखाए दोस्तों, जिसमें दोनों आदमी प्रोस्थेटिक के ऊपर भाग रहे, चल रहे। दोस्तों उसके दिल में इतना खुशी हुई कि मैं भी चल सकता हूं, मुझे पूछने लगा। मैं उसको बोला कि आप चल नहीं सकते, आप भाग सकते हो। दूसरी विक्टिम थी दोस्तों मोनिका मोरे। उसने भी रेलवे एक्सीडेंट में उसके दोनों हाथ खोए थे।
जब मैं उसे मिलने गया मैंने उसको प्रोस्थेटिक के बारे में बताया। उसके घर वाले बोल रहे थे कि ये इतने दिन तक उसके मुंह पे हंसी नहीं था, लेकिन आपका हाथ दिखाने के बाद उसके मुंह पे आज हंसी है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी कि मैंने उसको प्रोस्थेटिक हैंड के बारे में बताया। वो मुझे प्रोस्थेटिक हैंड के बारे में पूछने लगी, ये कैसा ऑपरेटिंग है, कैसे मिलता है, इसकी प्राइस क्या है, वही सब वगैरह। और उसने ही जल्दी प्रोस्थेटिक हैंड लगवाए। आज भी उसका ग्रेजुएशन वगैरह चालू है। दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। और आज अटल इनोवेशन ने जो टिंकरिंग लैब का निर्माण किया है, इससे भारत भर के स्टूडेंट्स को एक अच्छा मौका मिला है। मैं सभी पेरेंट्स और टीचर्स को कहता हूं कि ये मौका हाथ से जाने मत देना। इस माध्यम से अपने बच्चे के टैलेंट को बढ़ावा दो। बच्चों, अपने आप को तलाशो और दुनिया को दिखा दो अपना आविष्कार। पहले पहले छोटे कारनामे से शुरुआत करो, फिर कुछ बड़ा सोचो। ऐसा मौका भी नहीं छोड़ना चाहिए। मौका मैं भी नहीं छोड़ता दोस्तों। आज भी मैं एड, फिल्म्स, मोटिवेशन स्पीच, इंटरनेट माध्यम से लोगों से जुड़ते रहता हूँ। कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहता हूँ। दोस्तों, हम कुछ करने की सोचते हैं, करना है, वक्त निकालना है, काम के प्रति अपना 100% दो। सभी को जल्दी कामयाबी मिलती है, या कभी कभी हार का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन हमें हार भी नहीं माननी पड़ती है। हमें अपना प्रयास जारी रखना है और हम एक ना एक दिन कामयाबी हमको मिल ही जाती है। और आज नीति आयोग ने टिंकरिंग लैब का जो निर्माण किया है, उससे देश में और ज्यादा तेजी से प्रगति होगी। बहुत सारे स्कूल्स को एक लैब की वजह से फायदा होगा। हर एक बच्चा प्रगति की ओर बढ़ेगा। मैं यही चाहता था दोस्तों, और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आज कोरोना महामारी के चलते समय सबको कहूंगा कि हमेशा मास्क पहने, जरूरत होने पर ही बाहर निकले और अपने देश को इस संकट से बाहर निकालने में उनकी मदद करें। थैंक यू दोस्तों। और मैं फिर से नीति आयोग की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं और मेरे शब्द यहाँ पूरे करता हूं। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना बढ़िया अपना जर्नी हमारे साथ शेयर किया है। और मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं जो टिंकरिंग लैब में काम कर रहे हैं, वो अब 3D प्रिंटर और आईओटी इक्विपमेंट को एक नए नज़रिए से देखेंगे। तो सर, इस सेशन को एंड करने से पहले क्या आप अपने कुछ प्रोटोटाइप्स दिखा सकते हैं हमें जो अभी आपके पास हैं? जरूर 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 दोस्तों, ये एक तो मैंने आपको अभी दिखाया ऑटोबॉक का जो हाथ है, ये ओपनिंग और क्लोजिंग होता है खाली। इसमें एक दूसरा भी मॉडल आता है जो डीएमसी रहता है, जिसमें रोटेशन भी मिलता है। 360 डिग्री रोटेशन इसमें होता है दोस्तों, और ये बैटरी के ऊपर काम करता है। और इसकी ग्रिप इतनी मजबूत होती है दोस्तों, अगर कोई मैंने एक बार पकड़ ली तो जब तक मैं सेंसर से नहीं छोड़ता हूं तब तक वो चीज निकल नहीं सकती। इसकी एक खास विशेषता है। दूसरा एक हाथ में दिखाता हूं आपको दोस्तों। एक बॉडी पावर हुक है दोस्तों ये, और इसको एक केबल रहती है। केबल के हिसाब से हम लोग खींचेंगे तो ये ओपन और क्लोज होता है। ये एक बहुत ही ओल्ड फैशन प्रोस्थेटिक हैंड है, लेकिन ये हम लोग लाइफ टाइम तक यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ मेंटेनेंस नहीं रहता है। एक छोटा सा स्प्रिंग रहता है, और स्प्रिंग खाली हमें बदली करना पड़ता है। और एक स्ट्रैप रहता है जो अपने दूसरे शोल्डर पे मुझे लगाना पड़ता है, और जैसा ही हाथ में आगे करूंगा तो ये ओपन और क्लोज होएगा। और एक तीसरी प्रोस्थेटिक है दोस्तों, जो अभी 3D प्रिंटर की यूज से बनाई है, जो अभी मतलब फिलहाल मार्केट में आने की तैयारी है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ वो भी।
दोस्तों ये मैकेनिकल प्रोस्थेटिक हैंड है। अभी इसकी कुछ केबल्स टूटे हुए हैं, इसके लिए मैं आपको ऑपरेटिंग करके नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन आपको ये देखने के बाद समझ में आएगा कि ये किस तरह से बनी हुई है। इसमें ये सब फिंगर्स है। ये पूरी इंडिविजुअल ओपनिंग क्लोजिंग के लिए इजी है। और इसी तरह की बहुत सारी 3D प्रिंटिंग प्रोडक्ट आज मार्केट्स में आई है, लेकिन उनकी कीमतें थोड़ी ज्यादा हो रही है। थोड़े ही समय में उनकी कीमत भी कमती हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको कहना चाहूंगा, बी बायोनिक करके एक हैंड है, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। मैंने वो भी हैंड ट्रायल पर्पस के लिए यूज किया था 8 दिन के लिए। दोस्तों उसमें सभी फिंगर्स में मूवमेंट है, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि एक नेचुरल हैंड की तरह वो काम करते हैं। थैंक यू रौनक। थैंक यू सो मच सर, इतने अमेजिंग प्रोटोटाइप्स हमें दिखाने के लिए। एंड जैसे कि माहिन जी ने बोला है, एज ऑलवेज वो हमेशा से प्रोटोटाइपिंग करते आए हैं। वो खुद एक आर्टिस्ट है, वो एक अलग नजरिए से इस दुनिया को देख रहे थे, और शायद से एक एक्सीडेंट ने उनको और ज्यादा एनेबल कर दिया एक इनोवेटर बनने की तरफ। एंड हमें दुख है कि जो भी हुआ, जो भी सर्कमस्टांसेस हुए, लेकिन इस बात की खुशी तो डेफिनेटली है कि उनकी इनोवेटिव स्पिरिट वैसी की वैसी थी जैसे कि होनी चाहिए, और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर सोल्यूशन क्रिएट किया, और अपनी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं की, बाकी लोगों को की प्रॉब्लम भी सॉल्व की और बाकी लोगों को भी हेल्प करने की शुरुआत की। और यही कम्युनिटी डे का पूरा हमारा थॉट प्रोसेस है। हम ये चाहते हैं कि आप जो बच्चे जो अटल टिंकरिंग क्लास में हैं, वो सिर्फ अपने लिए नहीं काम करें, अपने आसपास के लोकेलिटी के लिए काम करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो जो स्कूल नहीं जा पाते, आप उनको अटल टिंकरिंग लैब से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वो वहां पे टिंकरिंग सीख सकते हैं, वो आपके साथ इनोवेट भी कर सकते हैं। तो आप जाइए अपनी कम्युनिटी में, देखिए आप किन कैसे लोगों से कहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हैं, और कैसे अपनी कम्युनिटी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड विद दैट आई थैंक डॉक्टर माहिन सर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। एंड वी विल बी पॉजिंग फॉर अ वाइल। हम कुछ 2 मिनट के लिए पॉज करेंगे, और ताकि हम अगला सेशन आपके साथ शेयर कर सके। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच माहिन जी। लास्ट थॉट्स आपकी तरफ से, लास्ट मैसेज बच्चों के लिए। बच्चों मैं तो आपसे यही कहूंगा कि हम समाज के पास से बहुत कुछ लेते हैं, कभी कभी हमको उनके पास से कुछ ज्यादा मिल जाता है, वही हमको शेयर करना है दूसरे के साथ। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ ज्यादा मिल गया तो अभी ये मैं जमा करके रखूंगा। आप बांटो, आप दूसरे को ज्ञान बांटोगे तो आपको उससे ज्यादा मिल जाएगा। दोस्तों शेयर करो, गिव एंड टेक का रिलेशन रखो, ये एक चीज दोस्तों बोलना चाहूंगा। और कभी भी कोई भी काम में आप निराश नहीं होना चाहिए, या ये मुझसे नहीं होता है, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। पॉजिटिव बनो। आप एक बार फेल होगे, 2 बार फेल होगे, लेकिन तीसरी बार आप पास हो जाओगे उसमें। अपना आविष्कार दिखा दो दुनिया को, बस यही कहना चाहूंगा।